हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके परीक्षा। तो दोस्तों, आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 2024 के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चूंकि भारत में अब विश्व विरासत स्थल की संख्या 43 है। जी हाँ, वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 43 हो चुके हैं और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। यदि आप इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड शायद ही कोई जानकारी छूटे। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपको अदर सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं कि आज किन विषयों पर किन किन चीजों के बारे में हम जानेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विश्व विरासत सम्मेलन की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विश्व धरोहर समिति की। फिर हम देखेंगे कि 46th विश्व धरोहर समिति की मेजबानी किसने की है। जी हाँ, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा भी इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूनेस्को विश्व विरासत से रिलेटेड वो ना छूटे, है ना। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर को भी इसी क्लास में इंक्लूड किया है। फिर लास्ट में हम पूरे भारत के 43 विश्व धरोहर स्थल के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो 43 विश्व विरासत स्थल हैं इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक एक विश्व विरासत स्थल की जानकारी पूरी डिटेल में कंप्लीट आपको इस सेशन में कराई जाएगी। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा इस क्लास में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। ये डिटेल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत आपको अपलोड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास को और यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व विरासत सम्मेलन की। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण 1972 में यूनेस्को की आम सभा में अपनाया गया है। विश्व सांस्कृतिक यानी कि जो भी कल्चरल या नेचुरल जो प्लेसेस हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इसका डिसीजन लिया गया था 1972 में और यूनेस्को की आम सभा में लिया गया था। लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो किया गया था 1975 में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जाना चाहिए, इसका निर्णय कब लिया गया है। तो ये लिया गया है 1972 में। और लागू कब किया गया है। तो लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया था 1975 से। ओके, और भारत ने, अपने प्यारे देश इंडिया ने इसे अपनाया है 1977 में। जी हाँ, जो हमारा प्यारा देश भारत है वो इसमें शामिल हुआ था 1977 में। ओके, अब यह संभावित स्थलों की पहचान करने और उनकी सुरक्षा व संरक्षण करता है। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके प्रत्येक देश अपने क्षेत्र में स्थित विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित करने के साथ साथ अपनी राष्ट्रीय विरासत का भी संरक्षण करने का वचन देता है। अब हम बात करेंगे विश्व धरोहर समिति की। इसमें सबसे पहला नाम आता है IUCN का, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए ये अंतरराष्ट्रीय संघ है IUCN। फिर नाम आता है ICOMOS यानी स्मारकों और स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय परिषद। फिर नाम आता है ICCROM, संरक्षण और बहाली सांस्कृतिक संपत्ति के अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं। ये कमिटीज के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इनके बारे में डिटेल में क्लास ली जाए तो इन कमिटीज की, इन ऑर्गेनाइजेशन की क्लास भी मैं आपको डिटेल में बिल्कुल लूंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट कमिटी है WHITRAP। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। बेसिकली इस कमेटी का क्या काम है, किस तरह की कमेटी है, इसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह विरासत स्थल के संरक्षण हेतु यूनेस्को के तहत स्थापित विकासशील देशों में पहला संगठन है। ये देखिए, आप ये देखिए, इसमें विकासशील देशों का पहला संगठन है। ये आपको पॉइंट याद करना जरूरी है। नॉट विकसित, डेवलप्ड कंट्री नहीं, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, अपना भारत देश भी एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, विकासशील देश में आता है ना।
तो उसके अंतर्गत बना ये पहला संगठन है। इस संस्थान का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में विश्व धरोहर स्थल शिलालेख संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विश्व विरासत के सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना है। ठीक, बेसिकली ये जो समिति है ये किस एरिया में यानी कि किस क्षेत्र में काम कर रही है? ये एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में जो भी कंट्रीज हैं उनके अंतर्गत ये समिति कार्य कर रही है, उनके संरक्षण के लिए ये समिति कार्य कर रही है। ओके, तो अब हम देखेंगे यूनेस्को की 46th विश्व धरोहर समिति की मेजबानी किस देश ने की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको इस सेशन में जो भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट डेटा है रिलेटेड वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी मेजबानी होती है वो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो इसलिए मैंने यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की सत्र की मेजबानी है, कहाँ की गई, उसका वेन्यू क्या था, ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा इस सेशन में इंक्लूड किया है, क्योंकि करंट अफेयर काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं 46 विश्व धरोहर समिति की मेजबानी किसने की है। हमारे प्यारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के 46 विश्व विरासत समिति की मेजबानी की है हमारे प्यारे देश भारत ने। और भारत में कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में, है ना। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको कंट्रीज आए, आपको सिटी नेम पता होना जरूरी है। तो ये न्यू दिल्ली में की गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई 2024 को केंद्रीय जो संस्कृति मंत्री हैं हमारे जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में इस समारोह का इन्होंने उद्घाटन किया है और नई दिल्ली के भारत मंडप में इसका आयोजन किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत मंडप कहाँ किया गया था? भारत मंडप में। इस कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले, ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं जिसका नाम है ऑड्रे अजोले, और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और डोमेन विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि 46 विश्व धरोहर समिति की मेजबानी से रिलेटेड थे। ठीक है, जो भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट डेटा वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ओके, चूंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए विश्व विरासत दिवस को भी इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है। तो विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस 2024 का जो विषय रहा है वह रहा है विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। करंट अफेयर तो आपको बहुत अच्छे से इसमें इंक्लूड कराया गया है, और कोई भी जो स्टैटिक डेटा भी है ना यूनेस्को का, वो आगे आप क्लास को एंड तक देखिएगा। कोई भी पॉइंट आपको पूरा स्टेट वाइज जितनी भी विश्व विरासत स्थल है ना वो आगे पूरे स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेंगे, वो भी डिटेल में। ओके, अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना की गई है 16 नवंबर 1945 को 1945 को लंदन यूके में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक, तो दोस्तों अब हम भारत के पूरे 43 विश्व धरोहर स्थल के बारे में राज्यवार चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में टोटल 5 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल है। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलोरा की गुफा की। एलोरा की गुफा को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। जी हाँ, आपको ये ना सन भी याद होना चाहिए कि कौन से स्थल को कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो एलोरा की गुफा को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित वास्तुकला तथा मूर्तियां हैं, और आरबीआई ने 20 रुपए का नोट जारी किया है जिस पर एलोरा की गुफा को चित्रित किया गया है। जी हाँ, 20, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
₹20 के नोट पे एलोरा की गुफा को चित्रित किया है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिफेंटा की गुफा की, जिसे 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये 6वीं से 8वीं शताब्दी में बनाई गई है। यह महाराष्ट्र के घारपुरी द्वीप पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 3 रूपों की मूर्ति है। यह गुफा 2 वर्गों में विभाजित है, जिसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, जी हाँ, इसमें सिर्फ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को इंक्लूड किया गया है। चूंकि ये 2 वर्गों में विभाजित है, कौन कौन से हैं इसमें धर्म? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजंता की गुफा। अजंता की गुफा को 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के अजंता में चट्टानों की बनी लगभग 30 बौद्ध गुफाएं स्मारक हैं। 30 बौद्ध गुफाएं स्मारक हैं। ये 500 से 600 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। अजंता पूरे 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे 2004 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत में विक्टोरियन गोथिक पुनरुत्थान वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसे F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे डिजाइन किसने किया था? F.W. स्टीवंस ने इसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट है विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल, इसे 2018 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल को 2018 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यह 19वीं सदी के विक्टोरियन नियोगोथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का संग्रह है। 19वीं सदी के विक्टोरियन नियोगोथिक सार्वजनिक भवनों का और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का ये संग्रह है। द विक्टोरियन बिल्डिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट और आर्ट डेको में द एरोस थिएटर, ये दोनों चीजें शामिल हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ पे है? द विक्टोरियन बिल्डिंग में है। और आर्ट डेको में क्या है? द एरोस थिएटर को शामिल स्थित किया गया है। ठीक, अब हम भारत के हृदय प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें 3 स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें है सांची स्तूप, खजुराहो और भीमबेटका। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सांची स्तूप की, जिसे 1989 में विश्व विरासत स्थल में की सूची में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज, सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। और इसका निर्माण जो है, देखिए खोज अलग चीज हो जाती है, निर्माण अलग चीज हो जाती है। खोज करता तो जनरल टेलर है, लेकिन निर्माण जो किया था वह सम्राट अशोक ने किया था और 3री शताब्दी में किया था। अब सांची स्तूप को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे काकनाथ, काकगाय, वोटश्री पर्वत भी कहा जाता है। और 2017 में 200 रुपए के नोट पर सांची स्तूप अंकित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 रुपए पर जो एलोरा की गुफा है उसे चित्रित किया है और 200 के नोट पर सांची स्तूप को अंकित किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य, जिसमें सारिपुत्र और महामोगलायन, जी हाँ, इनके अवशेष आपको सांची स्तूप में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये डेटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से टू दी पॉइंट कवर कराया जा रहा है, इसलिए प्लीज इस क्लास को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपको काफी अच्छे फैक्ट्स इसमें कवर कराए जा रहे हैं और बहुत ही वैलिड डेटा। आपको अननेसेसरी डेटा यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको जो भी टू दी पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बन के, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि सांची स्तूप से रिलेटेड था और 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है सांची स्तूप को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो। खजुराहो को 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है
और इसका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल, जो भी चंदेल शासक थे ना, उनके राजा थे चंद्रवर्मन। जी हाँ, चंदेलों, जो चंदेल शासक है, चंदेलों के राजा थे चंद्रवर्मन। इन्होंने जो खजुराहो के मंदिर है उनका निर्माण कराया था। और खजुराहो को ना अन्य नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आते हैं पश्चिमी समूह के मंदिर, पूर्वी समूह के मंदिर और दक्षिणी समूह के मंदिर। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि खजुराहो के जो समूह हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन सा नहीं आता है, इसमें उत्तरी समूह के मंदिर है ही नहीं है, तो आप उत्तरी समूह को याद कर लीजिए कि ये नहीं आते हैं। तो बाकी बचे इन 3 डायरेक्शन के मंदिर, पश्चिमी समूह के और पूर्वी समूह के और दक्षिणी समूह के। इन 3 समूह के मंदिर खजुराहो मंदिर में शामिल किए गए हैं। इन 3 पार्ट्स में इनको बांटा गया है। ठीक, इनके जो निर्माण करता है ये जरूर याद रखिएगा, चंदेल शासक थे और चंदेल शासकों के जो राजा थे चंद्रवर्मन, इन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था और इसका अन्य नाम है पत्थर पर तराशी गई नगरी। और 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भीमबेटिका। भीमबेटिका को 2003 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जिससे आपको एमपी के पूरे विश्व विरासत स्थल के ईयर याद हो जाएंगे। ईयर, ओके। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है ना। अब देखिए 1986 में खजुराहो आ गया, ये भी 3 के टेबल में आता है। और 1989 में सांची को शामिल किया गया है, ये भी 3 के टेबल में आता है, 9 है ना। 198 तो याद रह गई, 1986। अब लास्ट है 3, तो 2003, ये भी 3 के टेबल में आता है। तो आपको ऐसी चीजें थोड़ी सी कोरिलेट करके याद हो जाएंगी, है ना। तो ये ईयर आप भूलेंगे नहीं, ओके। अब देखिए, यह मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है, जिसमें 500 से अधिक शैल चित्र हैं। भीमबेटिका की गुफा की खोज 1957-58 में वी.एस. वाकड़कर ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज करता थे वी.एस. वाकड़कर, जिन्होंने 1957-58 में भीमबेटिका की खोज की थी, ओके। अब देखिए, भीमबेटिका की चित्रकारी उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन काल से संबंधित है। इसकी जो चित्रकारी है ये उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण, ये जो एरा है, जो युग है, इन युगों से संबंधित है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। और भीमबेटिका को 2003 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी की। इसमें भी 3 विश्व विरासत स्थल हैं शामिल, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल की, जिसे 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। यह एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, इन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। ये तो हम सभी को पता होगा, जितने भी हैं प्रेमी उन सभी को ये पता होगा कि बादशाह जिन शाहजहां थे, उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 1653 में 32 मिलियन भारतीय रुपए की अनुमानित लागत से पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट है आगरा का किला, जिसे 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 1565 में आगरा किला विशेष रूप से महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। मुगल सम्राट थे अकबर, इन्होंने आगरा के किले को डिजाइन किया था। इस किले के भीतर मुगल काल की कुछ सबसे शानदार वास्तुकला मौजूद है, जैसे कि मोती मस्जिद हो गया, पर्ल मस्जिद हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, ये सभी जो है जहांगीर महल, सार्वजनिक और निजी दर्शक हॉल और जहांगीर महल, ये सब आगरा के किले में आपको देखने को मिलेंगे। और इसे लाल किले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो ये बना है आगरा का किला, इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसी वजह से लाल किले के रूप में आगरा के किले को जाना जाता है, क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर उपयोग किया गया था। और आगरा के किले को 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसका निर्माण भी सम्राट अकबर द्वारा
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया गया है। फतेहपुर सीकरी छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। जी हाँ, ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद सहित कई अन्य स्मारक है। जी हाँ, जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलेगी और 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था फतेहपुर सीकरी को। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दिल वालों की दिल्ली। ठीक है, इसमें आता है कुतुब मीनार, लाल किला परिसर और हुमायूं का मकबरा। तो दिल्ली के विश्व विरासत स्थल में हम सबसे पहले बात करेंगे कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार को 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ हुआ। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, इसीलिए इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया है और इसे पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। जी हाँ, इल्तुतमिश जो थे रजिया सुल्तान, जो पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इनके पिता थे इल्तुतमिश। इन्हीं के समय कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया गया था, लेकिन प्रारंभ अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है और 1993 में विश्व विरासत स्थल में से शामिल किया गया था। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर और आधार का जो व्यास है, जी ये जो आप आधार का व्यास देख रहे हैं ये है ऊंचाई और ये आधार का जो व्यास है ये है 14.32 मीटर और 2.75 मीटर। ठीक, और यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रमुख हैं अली दरवाजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ और कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद। ये यहाँ के महत्वपूर्ण प्रमुख स्मारक हैं। नेक्स्ट है लाल किला परिसर, जिसे 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। यह है दिल्ली का अगला विश्व विरासत स्थल, जिसे 2007 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अब देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण 1648 में करवाया गया था। ये थे मुगल सम्राट शाहजहां, जिन्होंने 1648 में लाल किले का निर्माण करवाया। इसका नाम लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे लाल किला कहा गया है, चूंकि लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग हुआ था। और संपूर्ण लाल किला परिसर में इस्लाम शाह सूरी द्वारा 1546 में निर्मित सलीमगढ़ किला भी इसमें शामिल है। और लाल किला मुगल वास्तुशिल्प, नवाचार और शिल्प कौशल का पूर्ण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। ये इसकी विशेषता है लाल किले की। और दिल्ली से रिलेटेड अंतिम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है हुमायूं का मकबरा, जिसे 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया 1993 में। वर्ष 1570 में निर्मित इस मकबरे का लंबे समय से सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा है। जी हाँ, पहला उद्यान मकबरा जो है वो है हुमायूं का मकबरा। इस वजह से यह विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व रखता है। और यह मकबरा ताजमहल सहित कई अन्य वास्तुशिल्प नवाचारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत था। ठीक है, और इसे हुमायूं के मकबरे को 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की। इसमें कुल 4 प्लेसेस हैं जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें पिंक सिटी जयपुर और राजस्थान का पहाड़ी किला, केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान और जंतर मंतर। इन चारों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर की। देखिए, जयपुर को 2019 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और जयपुर नगर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। और देखिए, जय सिंह नाम था इसलिए जयपुर पड़ा है, नाम देख सकते हैं, सवाई जय सिंह द्वारा 1727 में जयपुर की स्थापना की गई और 2019 में विश्व विरासत स्थल में से शामिल किया गया था। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित स्टूडियो योजना के अनुसार बनाया गया था। नगर की सड़कों के ओर उपनिवेश काल से ही व्यवसाय की सुविधा है और ये सड़कें बड़े चौराहे, जिन्हें चौपड़ कहा जाता है, एक दूसरे से मिलती हैं। यह नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिम देशों के तत्वों का प्रयोग इसमें किया गया है, जिसमें क्या क्या शामिल है, प्राचीन हिंदू, मुगल
और पश्चिमी देश, ये तीनों तत्व आपको जयपुर सिटी में देखने को मिलेंगे। इनका संग्रह इसमें किया गया है और 2019 में विश्व विरासत स्थल को हमारी पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया गया था। और अगला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है राजस्थान का पहाड़ी किला, जिसे 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इस विरासत स्थल में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़ में स्थित 6 राजसी किले शामिल। टोटल कितने किले शामिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 राजसी किलों को राजस्थान के पहाड़ी किले में शामिल किया गया है। और इस भूमि किले पर शानदार उपस्थिति 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाती है। ये जो बेसिकली किला है, यह 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। और यह किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों और व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों के चारों तरफ है, जहां कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का आपको विकास देखने को मिलेगा। और राजस्थान के पहाड़ी किले को 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1985 को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। यह राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है, ठीक, जिसका उपयोग, इसको ट्रिक बताती हूँ 1985 में कैसे याद करेंगे। जैसे कपिल देव है हमारे क्रिकेटर इंडियन, उनको कौन नहीं जानता, उनको परिचय की जरूरत ही नहीं है। और 1984 में हमारा देश प्यारे भारत ने विश्व कप जीता था और उसके जस्ट 1 साल बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया। ये थोड़े से कोरिलेट करके मैं आपको चीजें बीच बीच में याद कराती जाऊंगी, है ना। 1985 को वर्ल्ड कप जीता, उसके जस्ट 1 साल बाद कपिल देव से रिलेटेड है ना थोड़ा नाम केवलादेव, तो वो थोड़ा आप याद कर सकते हैं। 1985 को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यह राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है, यानी कि रामसर साइट है। जी हाँ, और रामसर साइट का टॉपिक जो है मैंने बहुत अच्छे से पूरे 82 रामसर साइट को कवर कराया गया है। और रिसेंटली हाँ, उसमें मैंने अपडेट नहीं दिया है, चूंकि 3 रामसर साइट और ऐड करती गई हैं इंडिया में, अब टोटल 85 हो गई हैं। लेकिन जब सेशन बनाया था मैंने तब 82 रामसर साइट्स थी, इसलिए 82 रामसर साइट का आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सेशन कंप्लीट कराया है। और ये मेरी फर्स्ट क्लास थी रामसर साइट की, इसलिए इसको जरूर देखिएगा रामसर साइट का सेशन, ठीक, बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है, ओके। और चूंकि अब 3 और ऐड हो गई हैं, तो अब रामसर साइट की संख्या टोटल भारत में 85 हो चुकी है, ठीक। और देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक वेटलैंड है। और हाँ, रामसर में एक और साइट है राजस्थान की, वो है सांबर झील। जी हाँ, सांबर झील को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है, ओके। अब देखते हैं केवलादेव के बारे में, जिसका उपयोग 19वीं शताब्दी के अंत तक बतख शूटिंग के रिजर्व के रूप में किया जाता है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसका उपयोग बतख शूटिंग के रिजर्व में किया जाता है, लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है, ओके। और 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जंतर मंतर, जंतर मंतर को 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी राजस्थान में है जंतर मंतर, जिसे 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जंतर मंतर को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलीय स्थिति के अवलोकन के लिए बनाया गया था और सटीक अवलोकन करने के लिए इस साइट में 20 मुख्य उपकरणों का एक सेट स्थापित किया गया। यह भारतीयों द्वारा मुगल काल में पुनर्जीवित खगोलीय कौशल और ज्ञान की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। गुजरात में भी टोटल 4 प्लेसेस हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसमें है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, अहमदाबाद का ऐतिहासिक स्थल धौलावीरा और रानी की वाव, यानी कि रानी की जो बावड़ी है वाव, इसे शामिल किया गया। इनके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चंपारण पुरातत्व उद्यान 2004 में इसे शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। चंपारण पुरातत्व उद्यान को 2004 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इस उद्यान में प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष मिले हैं, ठीक है।
और इन अवशेषों में 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच महल, धार्मिक इमारतें, आवासीय परिसर, कृषि आदि अवसंरचनाएं भी शामिल हैं। और काली माता का मंदिर पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहां पूरे विश्व वर्ष की बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री शामिल होते हैं। और यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। जी हाँ, यह स्थल एक पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। और चंपारण पुरातत्व उद्यान को 2007 और चंपारण पुरातत्व उद्यान को 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया, जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जिसे 2017 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर अहमदाबाद नगर शहर की स्थापना की, जो कि 15वीं शताब्दी में की गई थी। यह शहर सदियों तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। जी हाँ, यह शहर काफी टाइम तक गुजरात जो राज्य है उसकी राजधानी भी रह चुका है। और अब कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्तमान में गुजरात की राजधानी क्या है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। यह शहर विविध धर्मों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। यहाँ की स्थापत्य विरासत में भद्रका दुर्ग, पुराने शहरों की दीवारें और द्वार तथा कई मस्जिदों एवं मकबरों के अलावा हिंदू एवं जैन धर्म शामिल है। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में ही है, जिसे 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। धोलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक का है। जी हाँ, जो धोलावीरा शहर है यह गुजरात में है और यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। और इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा की गई थी। और पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, कनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। जी हाँ, जो सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, इन स्थलों में धोलावीरा का नाम भी आता है, जो कि 5वां सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, नेक्स्ट स्थल है रानी की बाव, रानी की बावड़ी, जिसे 2014 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। 2014 में इस बावड़ी का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा, जो सोलंकी वंश सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने वर्ष 1050 में सरस्वती नदी के किनारे करवाया था। सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की जो स्मृति में उनकी पत्नी ने करवाया है ना, ये उनकी पत्नी द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था, जिनका नाम था उदयमती। इन्होंने 1050 में सरस्वती नदी के किनारे इसका निर्माण कराया था, रानी की बाव का। और इस परिसर की तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इसमें मारू गुर्जर स्थापत्य कला का उपयोग किया गया। और स्थापत्य कला कौन सी थी, जो शैली वगैरह ना आपको एग्जाम में पूछी जाती है ना, जो भी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी शैली पता भी होना जरूरी है। तो रानी की बाव में मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग किया है रानी की बाव में। ठीक है, और 2014 में विश्व विरासत स्थल में से शामिल किया गया था। करेंगे बिहार की। बिहार में 2 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि परिसर को शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक मठ और शैक्षणिक संस्थान के अवशेष यहाँ से मिले हैं नालंदा विश्वविद्यालय से। इस महाविहार के पुरातत्व में स्तूप, मंदिर और विहार आवासीय तथा शैक्षणिक भवन के साथ स्तूप, पत्थर व धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियां इसमें शामिल हैं। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी माना जाता है, जिसे 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, और इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। महाबोधि परिसर, जिसे 2002 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था,
और यह महाबोधि परिसर बिहार के बोध गया में स्थित है। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। और जो सांची है, हमारा सांची स्तूप, इसका निर्माण कार्य भी सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया है, वो भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व कराया गया था। वर्तमान में यह मंदिर अनुमानतः 5वीं तथा 6वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंटों का बना है। ठीक, ये पूरी तरीके से ईंटों का बना है। और महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अब वो 4 पवित्र स्थल कौन कौन से हैं भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उनमें से एक है महाबोधि परिसर। ठीक, तमिलनाडु में 2 प्लेसेस है जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है, महान जीवित चोल मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारकों का मंदिर यानी कि महान जीवित चोल मंदिर, इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढुलाई में चोलों की सटीकता तथा पूर्णता को प्रकट करता है। यह मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है। इनमें 3 मंदिर कौन कौन से शामिल हैं देखिए, तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर और गंगाईकोट चौलेश्वरम में वृद्धेश्वर मंदिर और दरासुरम में अरातेश्वर मंदिर। इन 3 समूह को शामिल किया गया है चोल मंदिर में। ठीक है, ये 3 समूह में शामिल है। और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगाईकोट चौलेश्वरम के मंदिर राजा द्वारा निर्मित अरातेश्वर मंदिर के विमान क्रमशः 53 मीटर और 24 मीटर ऊंचे हैं। पुरम मंदिर जिसे 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अब पल्लवों द्वारा, यह मंदिर जो है पल्लवों द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराशकर किया गया है, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय हैं। इन मंदिरों में 5 रथ, एकाश्वमेध मंदिर और 7 मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इसी कारण इस शहर को सप्त पैगोडा कहा जाता है, चूंकि यहाँ 7 मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं और इसी वजह से इसे सप्त पैगोडा का नाम दिया गया है। और महाबलीपुरम को 1984 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कर्नाटक की 3 प्लेसेस हैं जिसे यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इसमें है हम्पी में स्मारकों का समूह और पट्टदकली में स्मारकों का समूह और होयसल के पवित्र समूह। पट्टदकली में स्मारकों का समूह जिसे 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो कर्नाटक में पट्टदकल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनवाए गए बेसा शैली मंदिरों का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये बेसा शैली में निर्मित किए गए थे। यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में 9 शिव मंदिर, 1 जैन मंदिर है, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यह जो है उनके पति की जो कांची के पल्लवों पर विजय हुई थी, किनकी? रानी लोक महादेवी के पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक, और 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया है। स्मारकों का मंदिर जिसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह स्थल विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो विजयनगर राज्य है उसकी अंतिम राजधानी है यह स्थल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी के मंदिरों और महलों को 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खम्भों, भव्य मंडपों, मूर्तिकला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय भी शामिल किए गए हैं। और 1986 में
हम्पी के स्मारकों के समूह को यूनेस्को में शामिल किया गया है। स्मारकों का समूह जिसे रिसेंटली 2023 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, इसलिए ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो होयसल के स्मारकों का समूह, अब इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटक के वेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसल मंदिर होयसल के पवित्र समूह को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये जो है भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल है। जी हाँ, ये रिसेंटली यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया और ये भारत का 42वां विश्व विरासत स्थल है। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये रिसेंटली करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा है। ओके, उड़ीसा का एक स्थल है जो है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है और रथ के 24 पहाड़ियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक, जी हाँ, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। जी हाँ, इसमें सिर्फ एक ही प्लेस है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालय के पहाड़ों के पश्चिमी भाग में स्थित पार्क अपने उच्च अल्पाइन चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों और नदी के साथ स्थित जंगलों के लिए जाने जाते हैं और यह क्षेत्र कई नदियों सहित उनके जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ग्लेशियर से भी घिरे हुए हैं। ओके, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। आपको शायद ही क्लास है इतनी डिटेल में देखने को मिले। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1988 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे जंगलों से युक्त है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दूसरे नंबर का, नंदा देवी, जो कि नंदा देवी में विद्यमान है। ठीक है, और इसके विपरीत फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के प्रकार देखने को मिलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल में दो जो प्लेसेस हैं उन्हें यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और शांति निकेतन राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सुंदरवन में बड़े मैंग्रोव वन और दलदली भूमि शामिल है। यहाँ कई प्रकार के जानवर, 170 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के प्रमुख आकर्षणों में से एक प्रतिष्ठित रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, वो भी यहाँ सुंदरवन में देखने को आपको मिल जाएगा। ओके, और से रिलेटेड शांति निकेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। शांति निकेतन, शांति निकेतन को 2023 में विश्व विरासत स्थल, जी हाँ, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया गया है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र शांति निकेतन ने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। शांति निकेतन ने, और शांति निकेतन को प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय जो लिया गया था वो सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में लिया गया है। जैसे कि इस साल 46वीं मीटिंग हमारी कहाँ हुई है, जो कि मैंने करंट अफेयर में भी आपको बताया है, वो हुई है इंडिया में, प्यारे भारत देश में, दिल्ली में हुई थी। और जो 45वीं जो विश्व धरोहर समिति की मीटिंग हुई थी, इसमें निर्णय लिया गया था कि शांति निकेतन को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
ठीक है, मतलब 45वीं जो विश्व धरोहर मीटिंग हुई है वो सऊदी अरब में हुई है, और इस साल 46वीं विश्व धरोहर मीटिंग हुई है हमारे प्यारा देश भारत में हुई है। सबसे छोटा राज्य गोवा, इसमें गोवा के चर्च और मठ, जिसे 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की। देखिए, गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। इन स्मारकों को एशिया के प्रमुख हिस्सों के मैनुअलिन और मैनर और बारोक कला के प्रसार के लिए जाना जाता है। ये 3 कलाएं हैं और इनके प्रसार के लिए इन्हें जाना जाता है। और गोवा के चर्च और मठ को 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। असम में 3 है प्लेसेस जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इसमें है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और मोइंदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया। यहाँ लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय हैं। इसके अलावा डिपहोलू नदी इसके मध्य बहती है। जी हाँ, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय नदी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डिपोल नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के इर्द गिर्द बहती है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उसका सही आंसर होगा। और विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है ना। और काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान बड़ी 4 प्रजातियों जैसे राइनो हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस, इन पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया गया है। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। जी हाँ, जो धारीदार बिल्लियां हैं वो हमें देखने को मिलेगी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, और उसके बाद जो तीसरी सबसे ज्यादा धारीदार बिल्लियों की संख्या है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में देखने को मिलेगी। ठीक, जिसे 1985 में, ये भी हमारे असम में है। 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और मानस नदी के साथ फैला हुआ है। फॉरेस्ट हिल, जलोढ़ घास के मैदान और इस स्थल की सुंदरता और शांत वातावरण का कारण है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की श्रृंखला। यह कई प्रकार की लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे बाघ, एक सींग वाले राइन और स्विफ्ट डियर, दलदली हिरण, पिग्मी हॉक और बंगाल फ्लोरिकॉन को रहने के लिए वातावरण प्रदान करते हैं। और 1985 में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि मोइदम्स अहोम राजवंश के टीले दफनाने की प्रणाली जो है इसे 2024, जी हाँ बिल्कुल रिसेंटली, यूनेस्को विश्व विरासत करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। 2024 में इसे शामिल किया गया है। ये भी हमारे कहाँ पे है, असम में है ना। अब देखिए, पूर्वोत्तर भारत में ताई अहोम द्वारा बनाया गया एक शाही टीला दफन स्थल पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इन दफन टीलों को ताई अहोम द्वारा पवित्र माना जाता है। ताई अहोम लोग 13वीं शताब्दी में असम पहुंचे और चराई देव को अपने पहले शहर शाही नेक्रोपोलिस की साइट के रूप में स्थापित किया। 600 वर्षों के लिए 13वीं से 19वीं शताब्दी सी तक ताई अहोम ने पवित्र भूगोल बनाने के लिए पहाड़ियों, जंगलों और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके मोइदम या होम फॉर स्पिरिट का निर्माण किया। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो, जो भी मैंने अभी 3 आपको रिसेंटली हेरिटेज साइट करवाई है ना करंट अफेयर वाली, उसको तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है ना। उनकी काफी डिटेल मैंने करवाई दी है इसमें, और भी जो आपको डिटेल पॉइंट्स मिल रहे हैं आप खुद भी रिसर्च करिए, काफी अच्छे आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ अन्य स्थल हैं जिसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, इसे 2016 में
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और फिर है ली कार्बजियर का वास्तुकला कार्य यानी कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी इसे कहा जाता है, जो कि चंडीगढ़ में है। इसे भी 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। और काकतीय रुद्रेश्वर, इसे रामपा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसे 2021 में शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। और लास्ट है पश्चिमी घाट, ये भी तेलंगाना में है और इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2024 से रिलेटेड, जिसमें आपको पूरी 43 इंडिया की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट डिटेल में करा दी गई है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और आपको इसी तरीके से सारे सेशन पूरे डिटेल में कंप्लीट कराए जा रहे हैं, तो प्लीज 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 जीके परीक्षा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बहुत अच्छे से इसी तरीके से डिटेल में सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। और आपको किस टॉपिक पे क्लास लेना है करंट अफेयर की, कौन सा टॉपिक पे जीके की क्लास लेना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आपको इसी तरीके से डिटेल में सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। आई होप सो आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज 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 लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।